हेलो स्टूडेंट्स, जो आपका कंसेप्ट क्लियरिंग टेस्ट 4th नंबर का है, आज इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इसको। इसमें डायजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी गई। डायजोनियम सॉल्ट के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से मैंने सिखा रखा है, तो ये सारी प्रॉब्लम बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम की बात की जाए आपसे, फर्स्ट प्रॉब्लम में डायजोनियम सॉल्ट दिया गया और यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें रिएक्ट कराना है CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN। तो मैंने सिखा रखा है कि जब CuCN के साथ हम लोग डायजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है बेंजीन के ऊपर CN आ जाता है, साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, साइनोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बेंजीन के ऊपर आ जाता है C∼N, साइनोबेंजीन बन जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कैसे बनता है, सोचना कैसे, सोचने के तरीके क्या हैं, ये बातें मैंने काफ़ी अच्छी तरह से डायजोनियम सॉल्ट का जो वीडियो लेक्चर उसमें समझा रखा है, वहाँ पर उसको आप अच्छी तरह देखेंगे। तो आपको पता है डायजोनियम सॉल्ट जब CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN रिएक्ट करता है, साइनोबेंजीन बनाता है, यानी A की जगह साइनोबेंजीन बन जाएगा। जिन लोगों ने A की जगह साइनोबेंजीन बनाया है उनका जवाब सही है। फिर साइनोबेंजीन पर वाटर को जब रिएक्ट करते हैं तो मैंने सिखा रखा है कि CN की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और CN की हाइड्रोलिसिस करने के बाद जहाँ पर CN है उसकी जगह आ जाता है COOH, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये भी बात काफ़ी अच्छी तरह से मैंने समझा रखा है, तो वीडियो लेक्चर आप देखेंगे, वहाँ पर ये सारी बातें अच्छी तरह से मैंने समझा रखा है कि साइनोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है वाटर के साथ, तो जहाँ CN होता है वहीं पर COOH आ जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपने ये देखा कि A की जगह साइनोबेंजीन बन जाएगा और B की जगह बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो जिन लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम में A की जगह साइनोबेंजीन लिख रखा है और B की जगह बेंजोइक एसिड लिख रखा है, उनका जवाब सही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात किया जाए सेकंड प्रॉब्लम की, ध्यान से देखेंगे। सेकंड प्रॉब्लम में आप ये देख रहे हैं कि बेंजीन है। मैंने आपको सिखा रखा है कि बेंजीन के सामने HNO3 और H2SO4 दिया जाता है, तो बेंजीन का नाइट्रेशन हो जाता है और बेंजीन पर NO2 आ जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। बेंजीन के ऊपर NO2 आ जाता है, नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो नाइट्रेशन कैसे होता है, इसकी पूरी मैकेनिज्म मैंने सिखा रखा है पहले, इस बात का ध्यान रखेंगे कि बेंजीन के सामने HNO3 और H2SO4 दिया जाए तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर मैंने आपको ये भी सिखा रखा है कि नाइट्रोबेंजीन के सामने HN और HCl हो तो रिडक्शन होता है, HN और HCl होगा तो NO2 का रिडक्शन होता है, और जहाँ पर NO2 है उसी की जगह NH2 आ जाता है, NO2 रिप्लेस हो जाता है, और NO2 रिप्लेस होकर के NO2 की जगह NH2 आ जाता है, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सब बातें काफ़ी अच्छी तरह से पहले मैंने आपको सिखा रखा है कि बेंजीन के सामने HNO3 H2SO4 हो तो नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे आप, नाइट्रोबेंजीन के सामने HN और HCl हो तो रिडक्शन होता है, NO2 का रिडक्शन होगा तो NH2 आ जाता है, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर हमने ये देखा एनिलीन के सामने NaNO2 और HCl हो, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, तो मैंने आपको ये सिखा रखा है कि NH2 हट जाता है और NH2 हट करके आ जाता है N2Cl, जहाँ पर NH2 इसी की जगह N2Cl आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है डायजोनियम सॉल्ट में, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सब बातें काफ़ी अच्छी तरह से मैंने आपको पहले सिखा रखा है। एनिलीन के सामने जैसे ही रिएजेंट दिखे तुरंत NH2 को रिप्लेस करना है और N2Cl लिख देना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैंने आपको ये सिखा रखा है कि जो डायजोनियम सॉल्ट है, डायजोनियम सॉल्ट के सामने अगर H2O दे दिया जाए, डायजोनियम सॉल्ट के सामने अगर वाटर दिया जाता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि बेंजीन के ऊपर OH आ जाता है, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात का। डायजोनियम सॉल्ट का जो वीडियो लेक्चर है उसमें सारी बातों को मैंने सिखा रखा है, उन्हीं बातों को दिमाग में रखते हुए सोचना आपको। तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। अब आपको ये भी मैंने सिखा रखा है कि फिनॉल के सामने मैंने आपको बता रखा है Br2 और वाटर दे दिया जाए, Br2 और H2O दिया जाए, तो फिनॉल के जितने भी आर्थो और पैरा पोजिशन है वहाँ पर ब्रोमीन आ जाता है, जितने भी आर्थो और पैरा पोजिशन है वहाँ पर ब्रोमीन आ जाता है, और इसको लिख देते हैं हम लोग इस तरह से।
ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे। जितने भी आर्थो और पैरा पोजिशन है उसके ऊपर ब्रोमीन आ जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस टाइप का कंपाउंड बन जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो आपको मालूम नहीं। इस तरह की प्रॉब्लम देख करके ज़्यादातर लोग परेशान होने लगते हैं कि करें कैसे, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी डी, इस तरह की बातें जब पूछ ली जाती है तो परेशान होने लगते हैं, जो कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी बातें आपको मालूम हो, रिएक्शन में सभी रिएजेंट के बारे में पता हो, कौन सा रिएजेंट क्या काम करेगा, तो चाहे जितना भी घुमा फिरा कर प्रॉब्लम दी जाए उसको कर सकते हैं। अब इसमें इस प्रॉब्लम में जितने रिएजेंट थे सभी रिएजेंट के बारे में मैंने आपको सिखा रखा है, कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को आपने बड़े आसानी से कर लिया, बड़े आसानी से सोच लिया कब और क्या होगा। तो एक अच्छी प्रॉब्लम थी, मगर सारी बातें आपको मालूम थी, सारे कंसेप्ट क्लियर थे, इसलिए आपके लिए करना ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान था। तो आपने ये देखा बेंजीन के सामने HNO3 और H2SO4 को देखते हमने नाइट्रोबेंजीन बना दिया। नाइट्रोबेंजीन के सामने SN और HCl को देखते हमने रिडक्शन करते एनिलीन बना दिया। एनिलीन के सामने दे दिया गया NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। डायजोनियम सॉल्ट के सामने अगर दे दिया जाए वाटर तो फिनॉल बना देता है। फिनॉल के सामने Br2 और H2O दे दिया गया तो ये कंपाउंड बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जिन लोगों ने ऐसा लिखा है उन लोगों का जवाब सही होगा। तो जो लोग मेरी वीडियो लेक्चर को अटेंड किए हैं डायजोनियम सॉल्ट वाले, वो सभी लोग ऐसा ही लिखे होंगे, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से मैंने समझा रखा है कि मिस्टेक होने का मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से सोच लेंगे, बड़े आसानी से कर लेंगे। तो कंसेप्ट क्लियर हो, कंसेप्चुअल बातें आपको मालूम हो, तो चाहे जैसे भी प्रॉब्लम घुमा फिरा कर दी जाए आप सोच लेंगे, उसको आप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे थर्ड प्रॉब्लम को। थर्ड प्रॉब्लम में यहाँ से बोला जा रहा है डायजोनियम सॉल्ट आपको दे दिया गया और डायजोनियम सॉल्ट के सामने अलग अलग टाइप के रिएजेंट दिए गए, पूछा गया बनेगा क्या। तो मैंने आपको सिखा रखा है कि डायजोनियम सॉल्ट के सामने अगर KI दे दिया जाए, तो जो डायजोनियम सॉल्ट वाला वीडियो लेक्चर उसमें मैंने बताया था KI होता है तो बेंजीन के ऊपर I आ जाता है, आइडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, आइडोबेंजीन बना देंगे आप। फिर आपने ये देखा कि H2S दिया जाए तो मैंने आपको सिखा रखा है कि बेंजीन के ऊपर SH आ जाता है, थायोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, थायोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैंने ये भी बता रखा है थायोबेंजीन के सामने ऑक्सीडेशन का साइन दे दिया जाए तो बेंजीन के ऊपर आ जाता है SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सारी बातें काफ़ी अच्छी तरह से मैंने वीडियो लेक्चर में सिखा रखा है। तो जो लोग वीडियो लेक्चर इसका अटेंड किए हैं वो लोग बड़े आसानी से ये सब सारी चीज़ों के बारे में सोच लेंगे, लिख लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जब KI होगा तो आइडोबेंजीन बना देंगे, H2S होगा तो पहले थायोबेंजीन बनेगा, थायोबेंजीन ऑक्सीडाइज होकर के बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमने ये देखा कि डायजोनियम सॉल्ट के सामने दे दिए गए H3PO2। H3PO2 के बारे में मैंने बताया था डायजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करता है, N2Cl को हटा देता है और N2Cl को जब हटा देगा तो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो डायजोनियम सॉल्ट के बारे में इतनी अच्छी तरह से मैंने सिखा रखा है कि सारे रिएजेंट के बारे में मैंने बता रखा है, कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है, कैसे प्रोडक्ट बनाता है, सारी बातें आपको मालूम है। डायजोनियम सॉल्ट की मैकेनिज्म को आप देखेंगे तो वहाँ सारा कुछ मैंने सिखा रखा है, कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। KI से आइडोबेंजीन बनता है, H2S से थायोबेंजीन बनेगा, थायोबेंजीन ऑक्सीडाइज होकर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देगा। और इसके बाद हमने ये देखा H3PO2 डायजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करता है, N2Cl को गायब कर देगा, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जिन लोगों ने थर्ड प्रॉब्लम इस तरह से लिखा है उनका जवाब सही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों प्रॉब्लम में क्या करना था, कैसे करना था, सोचना कैसे था, ये सारी बातों को मैंने सिखा दिया। कोई भी अब इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाएगी आप बड़े आसानी से सोच लेंगे कब और क्या करना है। तो बस आपका काम सिर्फ ये कि मेरे जो वीडियो लेक्चर हैं उनको ध्यान से समझना, सुनना और उसके बाद जो मैं पेपर ले रहा हूँ इनको अच्छी तरह से कर लेना। इसके बाद आप इस लायक बन जाएंगे कि एग्जाम में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड पूछी जाएगी, देखते ही सोच लेंगे कब और क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। फोर्थ प्रॉब्लम में यहाँ से ये बोला जा रहा है कि जो डायजोनियम सॉल्ट है, इसको हमें बीटा नेप्थॉल से रिएक्ट कराना है और बीटा नेप्थॉल से रिएक्ट कराने के बाद इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये प्रॉब्लम कई बार पूछी गई
इस तरह की प्रॉब्लम करने के तरीके मैंने आपको अच्छी तरह सिखा रखा हूँ, समझा रखा हूँ, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको ये बता रखा है कि जो डायजोनियम सॉल्ट है जब बीटा नेप्थॉल से रिएक्ट करता है, ध्यान रखेंगे, मैंने आपको ये बता रखा है OH एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग होने की वजह से रिएक्शन आर्थो पैरा होगी। OH के बगल वाली जो पोजीशन आर्थो है ये इसकी पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन खाली नहीं है, रिएक्शन आर्थो पोजीशन पे होगी। और आर्थो हमारे पास दो है, ये भी है और ये भी है, इनमें कन्फ्यूजन होता है किससे रिएक्ट कराएं। तो मैंने जो वीडियो लेक्चर बनाया है एजो कपलिंग रिएक्शन की, उसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरह सिखाया है कि इस आर्थो पोजीशन से क्यों रिएक्ट कराना है। तो इसका जो प्रोडक्ट लिखना है आपको ध्यान रखेंगे कि ये वाली जो आर्थो पोजीशन है, ये वाली जो आर्थो पोजीशन है, यहाँ से आप रिएक्ट कराएंगे, यहाँ से HCl को हटा देंगे और इसका प्रोडक्ट आप बड़े आसानी से लिख लेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों इसी पोजीशन से रिएक्ट करता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ों को अपने वीडियो लेक्चर में मैंने सिखा रखा है। तो जिन लोगों को ये बात याद नहीं है उसको वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें, वहाँ से मैकेनिज्म को समझें और उसके बाद इसको आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो मैंने अच्छी तरह सिखा रखा है आपको कि जब बीटा नेप्थॉल दिया जाएगा तो इन दोनों आर्थो पोजीशन में इससे हमें रिएक्ट कराना है, क्योंकि यहाँ से स्टेबल, यहाँ से जब H+ हटेगा तो एक स्टेबल एनायन का फॉर्मेशन होता है। स्टेबल एनायन जो बनता है, स्टेबल एनायन का जो फॉर्मेशन होता है वही जा कर के रिएक्ट करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सोचने का तरीका, सोचने की स्टाइल सारी कुछ मैंने आपको समझा रखा है, उन बातों को दिमाग में रखते हुए सोचेंगे, लिखेंगे, यानी इसका जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये वाली जो रिएक्शन है इसमें जो प्रोडक्ट बनाना है आपको ऐसा बनाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है क्योंकि कई बार इस तरह की प्रॉब्लम पूछी गई है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब बीटा नेप्थॉल डायजोनियम सॉल्ट से रिएक्ट कराता है तो ये वाला कंपाउंड बनाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बीटा नेप्थॉल जब डायजोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमने देखा कंपाउंड में N डबल बॉन्ड N आने की वजह से N डबल बॉन्ड N को एजो बोलते हैं, एजो डाई का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे एक रेड कलर के डाई का फॉर्मेशन होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ जो डाई बनती है रेड कलर के डाई का फॉर्मेशन होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इससे आपको ध्यान रखना है, कलर आपको ध्यान रखना होता है, किस pH पर रिएक्शन हो रही है इसको दिमाग में रखना होता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसको दिमाग में रखना होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो बीटा नेप्थॉल वाले में प्रोडक्ट लिखने के टाइम पर आपको अलर्ट रहना होगा, इस आर्थो पोजीशन से हमें रिएक्ट कराना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसके सोचने के तरीके आपको मालूम चल गए और काफ़ी अच्छी तरह से, काफ़ी डिटेल में मैंने इसके बारे में एजो कपलिंग रिएक्शन और डायजोनियम सॉल्ट के वीडियो लेक्चर में सिखा रखा है। उसको एक बार आप देखेंगे तो इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, देखते ही सोच लेंगे कब और क्या होगा, इस बात का ध्यान रखें। अब अगली प्रॉब्लम की बात करें अगर हम लोग, अगली प्रॉब्लम में आप ये देख रहे हैं कि एनिलीन दिया गया है। एनिलीन के सामने दे दिया गया NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मैंने आपको ये सिखा रखा है कि एनिलीन के सामने जब भी ये रिएजेंट दिया जाएगा, ये वाला जो रिएजेंट है एनिलीन को कन्वर्ट कर देता है डायजोनियम सॉल्ट में, इस बात का ध्यान रखेंगे। बेंजीन के ऊपर ला देता है N2Cl, इस बात का ध्यान रखेंगे। डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस बात का ध्यान, बेंजीन के ऊपर N2Cl आ जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो कई बार प्रॉब्लम एजो कपलिंग रिएक्शन वाली जो प्रॉब्लम है डायजोनियम सॉल्ट से शुरू करने के बजाय कुछ पहले से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे एनिलीन से इन्होंने शुरू कर दिया। अब स्टार्टिंग वाली बात मालूम नहीं होगी तो ये सब बातें मालूम होने के बावजूद भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये देखा कि एनिलीन जब एनिलीन के सामने ये वाला रिएजेंट दिया जाता है डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है, और डायजोनियम सॉल्ट के साथ एजो कपलिंग रिएक्शन कैसे होती है काफ़ी अच्छी तरह मैंने सिखा रखा है। एजो कपलिंग रिएक्शन और डायजोनियम सॉल्ट में सारी बातों को मैंने काफ़ी अच्छी तरह से आपको बता रखा है कि डायजोनियम सॉल्ट फिनॉल से कैसे रिएक्ट करता है, डायजोनियम सॉल्ट एनिलीन से कैसे रिएक्ट करता है, इस सारी बातों को काफ़ी अच्छी तरह से मैंने सिखा रखा है। उन बातों को दिमाग में रखते हुए आप बड़े आसानी से सोच लेते, लिख लेते। मैंने आपको ये सिखाया है कि जब हम लोग बात किए थे इस तरह से, मैंने आपको ये बताया था कि जब डायजोनियम सॉल्ट को हम लोग फिनॉल से रिएक्ट कराते हैं, ध्यान से देखेंगे, डायजोनियम सॉल्ट को जब फिनॉल से रिएक्ट कराया जाता है इससे बनेगा क्या, कैसे बनेगा, एक बार ध्यान से देखेंगे आप।
तो डायजोनियम सॉल्ट को हमने ये देखा कि जो कंपाउंड यहाँ ई बन रहा था डायजोनियम सॉल्ट बन गया, डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब डायजोनियम सॉल्ट के सामने जो रिएजेंट है उनको हमें रिएक्ट कराना है। अब डायजोनियम सॉल्ट के सामने हमने ये देखा कि फर्स्ट रिएजेंट मैंने दे रखा है फिनॉल, फर्स्ट कंपाउंड हमने लिया है फिनॉल, फिनॉल के साथ हमें रिएक्ट कराना है, फिनॉल के साथ हमें रिएक्ट कराना है, डायजोनियम सॉल्ट को फिनॉल के साथ रिएक्ट कराना है। यहाँ पर हम लोग पीएच लेते हैं, पीएच लेते हैं, एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पर एसिडिक नेचर वाला कंपाउंड है, बेसिक मीडियम के लिए पीएच लिया जाता है 9 to 10, ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पर ये देखा हमने कि जो डायजोनियम सॉल्ट है फिनॉल से जब रिएक्ट करेगा तो OH के बारे में मालूम है, OH एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग होने की वजह से रिएक्शन आर्थो पैरा पर होगी, आर्थो पैरा में पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, यहाँ से HCl हट जाता है और ये एजो डाई का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एजो डाई में कन्वर्ट हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एजो डाई का फॉर्मेशन हो जाता है, ये बनाता है कुछ इस तरह का कंपाउंड, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने ये देखा कि फिनॉल के केस में जब फिनॉल से हम लोग डायजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट कराते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज कलर के डाई का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होगा, कैसे होगा, सोचना कैसे, ये आपको मालूम चल गया। तो हमने ये देखा कि एनिलीन से पहले हमने कन्वर्ट किया डायजोनियम सॉल्ट में, और डायजोनियम सॉल्ट के सामने दिया गया था फिनॉल, दिया गया था पीएच दिया गया था 9 to 10, पूछा गया था बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे डायजोनियम सॉल्ट फिनॉल से जब रिएक्ट करेगा एक एजो डाई बना देगा, एक ऑरेंज कलर के डाई का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फिनॉल के साथ डायजोनियम सॉल्ट कैसे रिएक्ट करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो काफ़ी बातें, ये सब जो चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी डिटेल में मैंने एजो कपलिंग रिएक्शन और डायजोनियम सॉल्ट के वीडियो लेक्चर में सिखा रखा है आपको, दोबारा मैंने बता दिया। इस तरह से आप सोच लेंगे कब और क्या करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, आज से बोला जाए कि डायजोनियम सॉल्ट को बोला जा रहा है कि एनिलीन से में रिएक्ट कराना है, ध्यान देंगे आप, एनिलीन से रिएक्ट कराना है। इसी प्रॉब्लम में एनिलीन दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। एनिलीन के बारे में भी आपको मालूम है, ये एक्टिवेटिंग है, एनिलीन बेसिक नेचर वाला कंपाउंड है, एसिडिक मीडियम लेते हैं, पीएच लेते हैं 4 to 5। यहाँ भी वही काम होगा, जैसे हम लोग फिनॉल में बात कर रहे हैं तो वैसे यहाँ भी सोचना है। एनिलीन के साथ जब डायजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से HCl हट जाएगा, और HCl हट जाएगा, ये भी एक एजो डाई का फॉर्मेशन कर देगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये बना देगा कुछ इस तरह से, इस बात का ध्यान रखना आपको। तो ये सब बातें काफ़ी अच्छी तरह से मैंने एजो कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट में सिखा रखा है। यहाँ पर आपने ये देखा कि इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब डायजोनियम सॉल्ट को हम लोग एनिलीन से रिएक्ट कराते हैं, ये भी एक एजो डाई का फॉर्मेशन कर दिया, एजो डाई का फॉर्मेशन होगा। ये वाली जो डाई बनती है एक येलो कलर का डाई का फॉर्मेशन होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सब बातें जो एजो कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट वाली बात है, कई बार पूछी गई है मेडिकल के एग्जाम में, इंजीनियरिंग के एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। सीधे सीधे प्रॉब्लम पूछी जाती है, डायजोनियम सॉल्ट दे देते हैं, उसके सामने बोल देंगे फिनॉल है या एनिलीन है, क्या बनेगा, किस कलर के डाई का फॉर्मेशन होगा, किस पीएच पे बनेगा। तो ये सब बातें आप बड़े आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो अब एजो कपलिंग रिएक्शन और डायजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए, इन्हीं तीनों में से कोई पूछा जाता है, या तो बीटा नेप्थॉल वाला दे देते हैं, या फिनॉल वाली प्रॉब्लम दे देते हैं, या एनिलीन वाली दे देते हैं। आप बड़े आसानी से सोच लोगे कब और क्या होगा। प्रॉब्लम मुश्किल बनाना होगा तो डायजोनियम सॉल्ट से शुरुआत करने के बजाय कुछ स्टेप पहले से शुरू कर देंगे। मगर आपको सारे रिएजेंट के बारे में पता हो, कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है, तो चाहे जैसे भी घुमा फिरा कर दिया जाए आप सोच लोगे, उसको आप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा फोर्थ प्रॉब्लम में क्या करना है, फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या करना है, दोनों को करने के तरीके आपको मालूम चल गए। तो जिन लोगों ने ऐसा लिखा है उनका जवाब सही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अगली प्रॉब्लम जो है ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ये रिएक्शन आप HNO2 से रिलेटेड ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि बेंजीन है, बेंजीन के साथ नाइट्रोजन है, 2 CH3 है, एक टर्सरी अमाइन दे दिया गया आपको एक टर्सरी अमाइन दे दिया गया, इस तरह से ध्यान रखेंगे आप। टर्सरी अमाइन के सामने HNO2 दिया गया है, तो ज़्यादातर लोग याद करके चले जाते हैं कि टर्सरी अमाइन पर HNO2 रिएक्ट नहीं करता है। ये बात बिल्कुल सही है,
कि टर्सरी एमाइन होगा तो HNO2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी टर्सरी वाला जो नाइट्रोजन होता है HNO2 से रिएक्ट नहीं करता है। ये बात बिल्कुल सही है, मगर इन्होंने प्रॉब्लम को मुश्किल बनाने के लिए, परेशान करने के लिए आपको साथ में बेंजीन दे दिया। HNO2 के बारे में आपको मैंने सिखा रखा है कि HNO2 आपस में रिएक्ट करते हुए देता है NO+, एक इलेक्ट्रोफाइल ये प्रोड्यूस करता है। इसके मैकेनिज्म मैंने सिखा रखा है। जहाँ पर रिएक्शन आप HNO2 की हम लोग बात किए, वहाँ पर मैकेनिज्म मैंने समझा रखा है, अच्छी तरह से उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि HNO2 आपस में जब रिएक्ट करता है NO+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल देता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और रिएक्शन आप बेंजीन में मैंने आपको सिखा रखा है कि बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होती है। तो ये वाली जो रिएक्शन है HNO2 वाली टर्सरी अमाइन की वजह से नहीं होती है, बल्कि इस बेंजीन की वजह से हो जाती है, क्योंकि बेंजीन को एक इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होती है। और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर होने की वजह से ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर रिएक्शन करते समय, सोचते समय आपको एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाली बात को दिमाग में रखते हुए सोचना। आपने देखा ये एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग में रिएक्शन आर्थो पैरा पर होती है, तो ये जो NO+ है जाकर के बेंजीन में आर्थो और पैरा पोजिशन पर रिएक्ट कर जाता है। आर्थो पैरा में एक लिखना होगा तो पैरा वाले को लिखेंगे, जैसे यहाँ पर एक ही कंपाउंड लिखना है तो पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, सिर्फ पैरा वाले को लिख देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कि ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। तो ये भी प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बड़े आसानी से आप सोच लेंगे कब और क्या करना है, इस बात का ध्यान रखें। इसमें लिखना था आपको इस तरह से। तो सारी प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम थी, ऐसी प्रॉब्लम थी जहाँ पर दिमाग लगाना था, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी, और इन बातों को दिमाग में रखते हुए सोच लेंगे कब और क्या होगा। तो ज़्यादातर लोग इस प्रॉब्लम को गलत कर देते हैं, टर्सरी देखते बोल देते हैं नो रिएक्शन, जिसकी वजह से गलत हो जाता है। ये रिएक्शन हो रही है टर्सरी की वजह से नहीं, बल्कि बेंजीन की वजह से हो रही है। बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत है, रिएजेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रोफाइल दे देता है, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन में रिएक्ट कर जाएगा और इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह से इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इन सभी के बारे में, फोर्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6, सभी के बारे में पता चल गया कब और क्या करना है। तो जिन लोगों ने ऐसा लिखा है उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो आपको बस इतना काम करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। जो वीडियो लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से देखना है, उन बातों को दिमाग में रखते हुए आप ये सारी प्रॉब्लम बड़े आसानी से कर सकते हैं। प्लस जो मैं पेपर लेता हूँ आपका, उन पेपर को ध्यान से आप करेंगे एक बार। अगर कहीं कोई मिस्टेक भी होती है तो परेशान नहीं होना है। वो सब प्रॉब्लम मैं इसलिए देता हूँ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, कि जो मिस्टेक करना अभी आप कर लें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपसे मिस्टेक ना हो। तो जो पेपर आपका कंसेप्ट क्लियरिंग टेस्ट हो रहा है इसको अच्छी तरह कर लें, और जो वीडियो लेक्चर इनसे रिलेटेड है उनको अच्छी तरह कर लें। तो इस लायक आप बन जाएंगे कि किसी भी टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाएगी इनसे रिलेटेड, उसको आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस हफ्ते जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया सिखाया उससे रिलेटेड जो पेपर आज था, इससे सारी प्रॉब्लम दी गई थी, उसको आप करने के बाद अब इस लायक बन चुके हैं कि इनसे रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाएगी उसको आप कर सकते हैं। थैंक यू।